आप सभी को एग्जाम नैनो यूट्यूब चैनल में फिर से हार्दिक स्वागत है। आज के इस क्लास के माध्यम से आपको 30 जो है 30 सीडीपी का क्वेश्चन आपको कंप्लीट करवाएंगे, जो कि पूरा का पूरा आपका जेटेट का सिलेबस पर आधारित है। दूसरा चीज बात करते हैं कि आपका जो एग्जाम है वो तय हो चुका है कि मार्च महीना के अंत तक आपका एग्जाम ले लिया जाएगा, क्योंकि झारखंड हाईकोर्ट का आदेश है कि मार्च महीना तक जो है एग्जाम करा लिया जाए। तो मोटा मोटी आपके पास जो अभी टाइम है तैयारी के लिए वो आपका पूरा का पूरा दिसंबर महीना मान के चलते हैं, फिर आपका जनवरी महीना, फिर फरवरी है, और मार्च में तो आपका एग्जाम है ही। यानी लगभग लगभग मान सकते हैं आप कि आपके पास अभी भी 3 मंथ यानी कि 90 डेज का टाइम है। अगर आप इन 90 दिन में बहुत ही अच्छे से तैयारी करते हैं तो आप इजीली जेटेट को क्रैक कर सकते हैं। और इसीलिए आज से जो है अब आपका रेगुलर क्लासेस कंडक्ट कराई जाएगी, बीच में नहीं कराई जा रही थी क्योंकि कुछ चीज़ें क्लियर नहीं हो पा रहा था, कब एग्जाम होगा कब नहीं होगा, जिसके कारण बच्चे भी क्या थे, इंटरेस्टेड नहीं थे। अब एग्जाम जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है, मैसेजेस आ रहा है कि हाँ क्लासेस स्टार्ट कीजिए, तो क्लासेस आपका दोनों जगह यूट्यूब और एप्लीकेशन दोनों जगह आपका क्लासेस स्टार्ट करवा दिया गया है। आज यूट्यूब में लिया जाएगा और कल परसों से आपका एप्लीकेशन में भी सेम क्लासेस, साथ ही साथ जो आपका थ्योरी वाला क्लासेस है वो देखने के लिए मिलेगा। यूट्यूब में जनरली इस बार हम क्या प्लान किए हैं कि यूट्यूब में सिर्फ और सिर्फ आपका एमसीक्यू क्वेश्चन ही सॉल्व करवाएंगे। बाकी थ्योरी वाला पार्ट को अगर आपको डिटेल्स में जानना है तो आप एप्लीकेशन में जो जेटेट का बैच है उसमें इनरोल करा सकते हैं। और एक चीज बात की, जो लोग पहले से जुड़े हुए हैं उनको क्या फिर से कोर्स परचेज करना होगा? तो उनको फिर से कोर्स परचेज नहीं करना होगा। उसी फोल्डर में जेटेट 2026 का जो फोल्डर होगा वो 2026 वाला होगा, और बाकी जो चीजें हैं उसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो एक्स्ट्रा है आपके पास आप पढ़ सकते हैं, बट जेटेट 2026 के लिए एक नया फोल्डर आपको देखने को मिलेगा उसी कोर्स में, और उसी में आपको कंटिन्यू करा दिया जाएगा, जिसका भी वैलिडिटी खत्म हो गया। बहुत कोई ऐसा होगा क्योंकि 2 साल पहले कोर्स परचेज किए थे, तो ये तो 2 साल का वैलिडिटी हम दिए थे, वैलिडिटी खत्म हो गया होगा बहुतों का। तो उनको क्या करना है, जो व्हाट्सएप नंबर है एक बार हम लिख भी देते हैं यहाँ पर, 9508971926, इस नंबर पर आप अपना वैलिडिटी चेक करके हमको मैसेज कर देंगे उस मोबाइल नंबर के साथ। या अगर वो मोबाइल नंबर नहीं भी है आपके पास बट वो नंबर है, उस नंबर को और ईमेल आईडी को नाम के साथ मैसेज कर देंगे कि हाँ हम कोर्स परचेज किए थे और उसका वैलिडिटी जो है आपका ख़त्म हो गया है। तो ये तो इन्फॉर्मेशन थी किसके बारे में, कि कोर्स जो पुराने लिए थे उनका कंटिन्यू करा दिया जाएगा उसी के साथ, और जो नए कोर्स एक्सेस करना चाहते हैं तो वो नया कोर्स ले सकते हैं आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करके। तो चलिए हम लोग सेशन की शुरुआत करते हैं। आवाज में थोड़ा भारीपन दिख सकता है क्योंकि तबीयत खराब है, जिसके कारण। आज का सेशन का पहला क्वेश्चन आपसे यहाँ पूछा जा रहा है कि इनमें से किसने मानसिक विकास के चरण। अब हिंदी में ही पूरा कोर्स आपको देखने को मिलेगा, इंग्लिश का टर्म का यूज किया जाएगा। इंग्लिश में इसलिए नहीं लेके आए हैं क्योंकि झारखंड में 90% स्टूडेंट किस में कोर्स को परचेज करना चाहते हैं, हिंदी में। इसके कारण आपको मैनेज करना होगा अगर आप इंग्लिश मीडियम से बिलोंग करते हैं तो किसने जो है मानसिक विकास के चरण स्टेजेस का सिद्धांत दिया? ये सिद्धांत जो दिया गया था पियाजे के द्वारा दिया गया, किसका सिद्धांत? मानसिक विकास के चरण का सिद्धांत। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपका एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, जो आपको याद रखना है। तो पियाजे ने जो संज्ञानात्मक विकास है यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट के टोटल कितने चरण दिए थे? 4 चरण। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि पियाजे के द्वारा जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट का स्टेजेस बताया गया वो कितने चरण में बताया गया। तो आपको याद रखना है कि 4 चरण में बताए थे। साथ ही साथ अगर आपके नाम पूछा जाए, जैसे स्किनर, कभी कभी इस टाइप से क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन जो है आपका व्यवहारवाद यानी कि बिहेवियरिज्म से जुड़ा हुआ है। तो स्किनर जो है आपका किससे जुड़ा हुआ है? बिहेवियरिज्म से जुड़ा है। उसी टाइप से जो वाइगोत्स्की है, वाइगोत्स्की किससे जुड़ा हुआ? तो वाइगोत्स्की जो है आपका सामाजिक सांस्कृतिक, वाइगोत्स्की जो है सामाजिक सांस्कृतिक चीजों पर जोर देते हैं, यानी कि सोशियो कल्चरल एस्पेक्ट पर ज्यादा जोर देने वाले साइकोलॉजिस्ट कौन थे? वाइगोत्स्की थे। बिहेवियरिज्म से जुड़ा हुआ कौन है? स्किनर है। और मल्टी इंटेलिजेंस वाला जो थ्योरी है गार्डनर के द्वारा दिया गया। तो ये नाम आप याद रखिएगा, ये नाम भी पूछा जाता है एग्जाम में।
मैच द फ्लोइंग या डायरेक्ट वन लाइनर क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। अगर आप अभी तक पढ़ते आ रहे होंगे तो इसका उत्तर आप आसानी से दे पाएंगे। पूछा जा रहा है यहाँ पर कि पियाजे के अनुसार जो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज है वो किस आयु सीमा में होता है। हम लोग अभी अभी बात की कि टोटल कितना स्टेजेस है, 4 स्टेजेस है। इनमें से किस आयु सीमा में ये स्टेज, कौन सा स्टेज, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज वाला स्टेज आता है। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 7 से 11 वर्ष का जब उम्र होता है तो उस स्टेज को हम लोग किस नाम से जानते हैं, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज के नाम से जानते हैं। और इस स्टेज में क्या होता है अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप जानते हैं कि जब बच्चा 7 से 11 ईयर्स के एज में होता है तो उस टाइम बच्चा क्या करना स्टार्ट कर देता है, तर्क करना स्टार्ट कर देता है। तो बच्चा क्या करना, तर्क यानी कि लॉजिक लगाना स्टार्ट कर देता है। और फिर वो कुछ कुछ चीज़ों पर अपना नॉलेज, सोच भी स्थापित करना शुरुआत स्टार्ट कर देते हैं। तो आपको याद रखना है 2 पॉइंट इसमें कि कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज पियाजे के द्वारा दिया गया, जो एज लिमिट है वो 7 से 11 वर्ष का एज लिमिट है यहाँ। नेक्स्ट काफी इंपॉर्टेंट मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है ये, बहुत सारे टेट एग्जाम में पूछा गया है कि जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट क्या बताता है। पहला पॉइंट इसमें आपको याद रखना है कि ये बताया गया किसके द्वारा, वाइगोत्स्की के द्वारा दिया गया। कौन सा, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, जेडपीडी क्या होता है। अब ये जो एक चीज है जो बच्चा कर सकता है, ठीक है, ये जो आप सर्किल हम ड्रॉ किए है ये है कि बच्चा जिसे कर सकता है। एक दूसरा चीज हम लोग ड्रॉ किए है जिसे बच्चा नहीं कर सकता, बट अगर आप उसको हेल्प कर देंगे तो उस पार्ट को भी वो कर लेगा जो बच्चा जिस चीज को नहीं कर पाता है। तो यानी कि जो कर सकता है और नहीं कर सकता है दोनों के बीच में जो संक्रमण क्षेत्र आता है उसे हम लोग जेडपीडी के नाम से जानते हैं, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। क्लियर हो गया आपको जेडपीडी क्या होता है। अब जेडपीडी क्या बताता है, इसमें 4 ऑप्शन है आपके पास कि बच्चे की स्वतः की वर्तमान क्षमता, यानी जो चीज वो कर सकता है वो तो जेडपीडी नहीं है, सॉरी। सेकंड ऑप्शन आपका सही होगा कि बच्चों की भविष्य की क्षमता जो समर्थन से प्राप्त हो सकता है, यानी कि अगर आप उसे हेल्प कर देंगे तो वो क्या कर लेगा, उस काम को भी कर लेगा, उसे ही हम लोग जेडपीडी के नाम से जानते हैं। यहाँ से ये क्वेश्चन तो आपको हर हाल में याद रखना है, नाम वाइगोत्स्की के द्वारा दिया गया और जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट क्या होता है, ये 2 पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ व्याख्या भी कर दी है छोटा मोटा में कि जेडपीडी हम लोग उस क्षेत्र को दर्शाता है जहां बच्चा क्या कर सकता है, सहायता से यानी किसी के हेल्प से या स्कैफोल्डिंग से किसी कार्य को कर सकता है। ये जो चीज है ये सामाजिक कोऑपरेशन और इंस्ट्रक्शन के महत्व पर जोर देता है। जैसे सिंपल सोचिए कि आप सुबह उठ नहीं पाते हैं तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि आप अपने घर वालों को बोल सकते हैं कि हाँ आप सुबह उठा देंगे या अलार्म लगा सकते हैं। ये जो दूसरे के द्वारा आपको उठाया गया, आप तो उठ सकते हैं ना, ऐसा नहीं कि आप नहीं कर सकते, बट किसी के हेल्प से आप उस काम को कर लिए तो उसे ही कहा जाता है जेडपीडी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर ध्यान देंगे आप। और क्वेश्चन नंबर 4 आपसे यहाँ पूछा जा रहा है कि अटैचमेंट के प्रारंभिक अध्येताओं में से किसने अटैचमेंट के प्रकार बताए। अब अटैचमेंट के बारे में जो बात किए, किसने बात किया, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो अटैचमेंट के बारे में बात किया गया था बॉबी और एइंसवर्थ के द्वारा। किसके द्वारा, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा कि बॉबी और एइंसवर्थ के द्वारा अटैचमेंट के बारे में क्या किया गया था, बात किया गया था। इसको थोड़ा सा हम लोग एलेबोरेट करेंगे तो आपको और समझ में आएगा। तो जॉन बॉबी ने क्या दिया था, अटैचमेंट के सिद्धांत दिए, ज्यादा अटैचमेंट के सिद्धांत दिए। और मैरी एन्सवर्थ ने स्ट्रेंज सिचुएशन प्रयोग कर सुरक्षित और अनुसुरक्षित प्रकारों को चिन्हित किया। इस क्वेश्चन में आपको अभी इतना ही याद रखना है कि किसने दिया था, तो बॉबी और एन्सवर्थ के द्वारा अटैचमेंट के प्रारंभिक अध्येताओं में से अटैचमेंट के प्रकार के बारे में बात किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करेंगे। क्वेश्चन है थोड़ा टफ लेवल का, आसान आसान क्वेश्चन। जेटेट का अगर आप PYQ देखेंगे तो आसान आसान क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा, लेवल थोड़ा हाई रखा गया है सो दैट आप इजीली एग्जाम को करेक्ट कर सके। बहुत सारे नया नया इंफॉर्मेशन नॉलेज आपको इस सेशन के माध्यम से देखने को मिलेगा। यहाँ पर पूछा जा रहा कि क्रिस्टोफर ने क्या कहा कि व्यवहार पर नियंत्रण के लिए जो अच्छा है वो शिक्षा में भी उपयोगी है। यानी कि आपके बिहेवियर को कंट्रोल करने के लिए जितने भी चीजें अच्छा है वो सारे चीजें एजुकेशन में भी काम आती है। यह कथन किन सिद्धांत से निकटता रखता है,
किस सिद्धांत के साथ इस कथन का ज्यादा रिलेशन है? तो आप आसानी से आंसर कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे बिहेवियर के बारे में बात किया जा रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बिहेवियरिज्म, यानी कि व्यवहारवाद सिद्धांत से ये निकटता रखता है। ठीक, क्लियर हो गया। अब बिहेवियरिज्म में सबसे पहला नाम आपको याद रखना है स्किनर का। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट पूछा जा रहा है आपसे कि किसमें इमोशनल डेवलपमेंट का मुख्य पहलू नहीं गिना जाएगा? इमोशनल डेवलपमेंट के बारे में बात किया जा रहा है और पूछा जा रहा है कि किसमें जो है आपका गिना नहीं जाएगा इमोशनल डेवलपमेंट के बारे में। तो आत्मनियमन, सेल्फ रेगुलेशन में इमोशनल डेवलपमेंट काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अटैचमेंट यानी कि आकर्षण, इसमें भी इमोशन रोल प्ले करता है। सहानुभूति, इम्पैथी में भी इमोशन रोल प्ले करता है। बट आई कलर से इमोशन का कोई लेना देना नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ। मूव टू द क्वेश्चन नंबर 7। और क्वेश्चन नंबर 7 आपसे पूछा जा रहा है कि किसके सिद्धांत में इसके फोल्डिंग का प्रयोग प्रमुखता से आता है? तो अभी अभी हम लोग बात किए थे जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, और वहां पर किसका नाम बताए थे? वहां पर वाइगोत्स्की का नाम बताए थे। तो इसके फोल्डिंग भी किसने बताया? वाइगोत्स्की के द्वारा ही दिया गया। तो वाइगोत्स्की क्या आंसर हो जाएगा? वाइगोत्स्की। तो वाइगोत्स्की की जो सोशियो कल्चरल थ्योरी है, वाइगोत्स्की का जो सोशियो कल्चरल थ्योरी है, उसी में इसके फोल्डिंग के बारे में बात किया गया। और इसके फोल्डिंग क्या होता है? जैसे आप अपने अभी बोर्ड का एग्जाम चल रहा होगा, आपके घर में छोटे भाई बहन एग्जाम दे रहा होगा, तो आप उसको हेल्प कर रहे हैं, उसी को कहते हैं स्केप फोल्डिंग। यानी शिक्षक या वरिष्ठ का सहारा देकर सीखने में जो मदद मिलती है, उसी को हम लोग स्केप फोल्डिंग के नाम से जानते हैं। क्लियर हो गया यहाँ पर? नेक्स्ट पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 8 कि टेम्परामेंट का अर्थ क्या है? टेम्परामेंट जो है ये आपका एक क्या है? जन्मजात होती है। जन्मजात व्यक्तित्व, रुचि एवं बिहेवियर का जो पैटर्न है, उसे हम लोग टेम्परामेंट के नाम से जानते हैं। जैसे आप बहुत कोई को देखे होंगे जो बहुत ही ज्यादा गुस्सा वाला होता है। वो क्यों होता है? क्योंकि जो गुस्सा वाला चीज है, जो जीन है, वो उसको अपने मम्मी पापा से मिला है। यानी ये उसका क्या है? टेम्परामेंट है। क्या है उसका? टेम्परामेंट है। तो टेम्परामेंट आपको याद रखना है कि ये जन्मजात प्रवृत्ति वाला लक्षण होता है जो व्यक्ति का रुचि और बिहेवियर के पैटर्न के बारे में बात करता है। नेक्स्ट हम लोग मूव करेंगे कि किस उम्र में भाषा का संवेदनशील काल विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना जाता है? यानी किस एज में बच्चा भाषा सीखता है? आप जानते हैं कि बच्चा भाषा सीखना कब स्टार्ट करता है? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है कि बच्चा का जो भाषा सीखने का सेंसिटिव पीरियड है, वो जन्म से लेकर के 3 साल तक के पीरियड को हम लोग सेंसिटिव पीरियड के नाम से जानते हैं भाषा के केस में। ठीक, क्लियर हो गया है? क्वेश्चन नंबर 10 आपसे पूछा जा रहा है कि किसका सिद्धांत मॉरल डेवलपमेंट से जुड़ा है? तो इनमें से किसने जो है मॉरल डेवलपमेंट का थ्योरी दिया था? तो काफी आसान सा क्वेश्चन है। अगर आप जेटेट का तैयारी कर रहे होंगे तो ये आपको पता ही होगा कि कोहलबर्ग के द्वारा क्या बताया गया था? मॉरल डेवलपमेंट का थ्योरी दिया गया था। और उसने क्या बताया था कि 3 मेन स्टेज है मॉरल डेवलपमेंट का। क्या क्या है? प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल एंड पोस्ट कन्वेंशनल। और इसे उसने 6 चरणों में विभाजित किया था। तो याद रखना है कि इसमें कितना स्टेज है? 3 स्टेजेस है। कितना है? 3 स्टेजेस है कोहलबर्ग के मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी में। और चरण की बात करेंगे तो टोटल 6 चरण है। कितना है? 6 चरण है। ठीक है, स्तर और चरण में याद रखिएगा। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि कितने स्तर और कितने चरण है, 3 6 6 3, तो कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है। तो आपको याद रखना है कि स्तर का नाम एक हो गया प्री कन्वेंशनल स्टेज, दूसरा हो गया कन्वेंशनल स्टेज, और तीसरा हो गया आपका पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज। सेशन अच्छा लग रहा है तो सेशन को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा तक शेयर कीजिएगा, सो दैट डेली बेसिस पर वीडियो बनाने का जो एक मोटिवेशन है वो मिलते रहे। क्वेश्चन नंबर 11 आपसे यहाँ पूछा जा रहा है कि टेम्परामेंट और पर्सनैलिटी में क्या अंतर होता है? तो अभी अभी बात किए थे हम लोग कि टेम्परामेंट जो होती है ये जन्मजात होती है, और जो पर्सनैलिटी है आपका, ये बहुत हद तक आप किस समाज में रहते हैं उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए, अगर आप ऐसे जगह जाते होंगे जहाँ पर बातें किया जाता है लोगों के बारे में, लोगों के बारे में बुराइयां किया जाता है, तो आपका भी पर्सनैलिटी उस टाइप का बन जाएगा। बट अगर आप ऐसा जगह जाते हैं जहाँ पर बात किया जाता है साइंस के बारे में, समाज के बारे में, अलग अलग टॉपिक पर बात किया जाता है, तो आपका भी पर्सनैलिटी उसी टाइप का बनेगा। तो पर्सनैलिटी जो है ये बहुत हद तक किस पर डिपेंड करता है? समाज पर, सोसाइटी पर, कल्चर पर।
और जो टेम्परामेंट होती है ये क्या होती है, जन्मजात होती है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। मूव टू द क्वेश्चन नंबर 12। 12 क्या पूछा जा रहा है आपसे कि बाल विकास के संदर्भ में माइलस्टोन क्या। माइलस्टोन क्या है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो बाल विकास के संदर्भ में माइलस्टोन क्या है, ये एक डेवलपमेंटल मेजर है, यानी कि विकासात्मक मानक है या चिन्ह है जो सामान्यतः किसी आयु पर प्राप्त होता है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि किशोरावस्था पार कर लिया आप, वो बच्चा बड़ा हो गया है, बच्चा कोई आदमी बूढ़ा हो गया है, तो उसी को हम लोग माइलस्टोन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे 13 नंबर। 13 पूछा जा रहा है कि किस सिद्धांतकार ने अभ्यास और परीक्षण, ट्रायल एंड एरर सीखने का विचार का वर्णन किया। ट्रायल एंड एरर थ्योरी किसके द्वारा दिया गया, तो ये दिया गया था आपका थॉर्नडाइक के द्वारा। किसके द्वारा, थॉर्नडाइक के द्वारा ही ट्रायल एंड एरर थ्योरी के बारे में बात किया गया था। 13 का ए हो गया। मूव टू द क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में आपसे क्या पूछा जा रहा है कि बचपन में जो कॉग्निटिव डिसऑन्स होती है, या हम लोग कहते हैं कि संज्ञानात्मक असमानता है, किस संदर्भ में अधिक देखने को मिलती है। किस संदर्भ में, जब बच्चों को विरोधाभासी जानकारियां मिले। हाँ, यानी कि असमानता के बारे में बात किया जा रहा है, वो कब होता है, या आप खुद सोचिए कि आप कब कंफ्यूजन हो जाते हैं, जब आपको एक ही चीज का अलग अलग राय देखने को मिलता है तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे कोई सामान आप खरीदने गए, आप किसी सामान पर लिखा हुआ है कि 50 रुपीज प्राइस है, किसी सामान पर क्या लिखा हुआ 60 रुपीज, और दोनों सेम चीज है, तब आप कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं कि 50 वाला खरीदे कि 60 वाला खरीदे। तो ये जो विरोधाभास है, ये जो असमानता है, ये कब जन्म लेती है, जब एक चीज पर विरोधाभास होती है। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 14 का ए। मूव टू द क्वेश्चन नंबर 15। 15 का आपका 15 पूछा जा रहा है कि अनुकूलन यानी कि एडेप्टेशन में, एडेप्टेशन जो है पियागेट के किस घटक का भाग है। पियागेट का थ्योरी वाला पढ़िएगा, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, तो वहाँ एडेप्टेशन आएगा, एसिमिलेशन आएगा, ये सारे टॉपिक आपको वहाँ पर देखने को मिलेगा। तो ये जो अनुकूलन है ये किसका पार्ट है, ये आपका ऑर्गेनाइजेशन और एडेप्टेशन यानी कि संगठन और समायोजन का पार्ट है। 15 का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 आपसे क्या पूछा जा रहा है कि दिशा निर्देशों में स्कूली बच्चों के लिए प्ले बेस्ड लर्निंग का आधार कौन सा है। हम लोग जानते हैं कि जब बच्चे छोटा होता है तो प्ले बेस्ड लर्निंग जो है, प्ले बेस्ड टीचिंग मेथड जो है सबसे बेस्ट माना गया है, क्योंकि ये क्या करता है कि विकासात्मक उपयुक्तता और शैक्षिक मनोविज्ञान, क्वेश्चन जो सेट किया है ना, दिशा निर्देशों में स्कूली बच्चों के लिए प्ले बेस्ड लर्निंग का आधार कौन सा है, तो ये ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, विकासात्मक उपयुक्तता और शैक्षिक मनोविज्ञान, ये इसका आंसर हो जाएगा। 17 आपसे पूछा जा रहा है कि किस वैज्ञानिक वैज्ञानिक ने मल्टीपल इंटेलिजेंसी का सिद्धांत दिया। तो अभी अभी थोड़ा देर पहले बात किया था आपसे कि मल्टीपल इंटेलिजेंसी का जो थ्योरी है वो किसके द्वारा दिया गया, हार्वर्ड गार्डनर के द्वारा दिया गया। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। 18 में क्या पूछा जा रहा है आपसे कि बच्चों की स्मृति यानी कि मेमोरी में कौन सा घटक जो है तात्कालिक रूप से सबसे पहले प्रभावित होता है। तो कौन सा घटना, जो वर्किंग मेमोरी होता है वो सबसे पहले घटित होता है। ठीक, कामकाजी स्मृति, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तबीयत अभी खराब है जिसके कारण आवाज जो है बोलने में दिक्कत हो रहा है, इसलिए बहुत ज्यादा इलेबोरेट हम नहीं कर पा रहे हैं, खाली क्वेश्चन और उसका आंसर आपको बता दे रहे हैं हम। बाकी जब तबीयत ठीक होगा इसका एक बहुत ही बढ़िया क्लास भी करवाएंगे आप लोगों को, तभी इसका क्वेश्चन और आंसर बता देते हैं। आप चेक कर लीजिएगा कि आउट ऑफ 30 आपका कितना मार्क्स आ रहा है। 19 आपसे पूछा जा रहा है कि मानसिक आरंभिक अवस्था, रेडीनेस का तात्पर्य क्या है। मानसिक आरंभिक अवस्था, इसका मतलब हो गया कि किसी भी चीज को सीखने या गतिविधि को शुरू करने के लिए फिजिकली, कॉग्निटिवली और इमोशनली अपने आप को क्या करना, तैयार करना। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 20 आपसे यहाँ पूछा जा रहा है कि बाल विकास के अध्ययन में नैतिक शिक्षा का महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है। यानी कि नैतिक शिक्षा का क्या उद्देश्य है यह पूछा जा रहा है। नैतिक शिक्षा से बच्चे के अंदर क्या होती है, निर्णय लेने की क्षमता, सहानुभूति और सामाजिक न्याय की समझ जो है विकसित होती है। यानी कि 20 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी।
21 आपसे यहाँ पूछा जा रहा है कि फॉर्मेटिव असेसमेंट का मुख्य उद्देश्य क्या है। हम लोग एग्जाम करवाते हैं ना, फॉर्मेटिव असेसमेंट, समेटिव असेसमेंट। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट हम लोग क्यों कराते हैं? ताकि हम लोग सीखने में सुधार हेतु लगातार फीडबैक। अगर आप फॉर्मेटिव असेसमेंट नहीं कराएंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप जो चीज़ पढ़ाए बच्चे उससे कितना सीखा, उसका आउटकम कितना निकला। फिर आपका CCE का फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिखिएगा, लिखा हुआ है ये कंप्रिहेंसिव कंटिन्यूअस एंड कंप्रिहेंसिव एवोल्यूशन का उद्देश्य क्या था, CCE का मेन एम क्या था। पाठ्येतर गतिविधियों और विभिन्न आयामों पर छात्रों का मूल्यांकन करना जो है CCE का मेन एम था। 23 आपसे यहाँ पूछा जा रहा है कि डायग्नोस्टिक असेसमेंट किसके लिए उपयोगी है। तो डायग्नोस्टिक असेसमेंट जो है आपका किसी भी समस्या या किसी भी ऑब्स्टेकल की पहचान कर उसे ठीक अगर आपको करना है तो डायग्नोस्टिक असेसमेंट हम लोग करते हैं। 23 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 24 आपसे पूछा जा रहा है कि कक्षा में रूल्स और रूटीन क्यों जरूरी है। किसी क्लास में रूटीन या रूल्स नियम क्यों जरूरी है? क्योंकि ये सीखने के लिए एक स्ट्रक्चर, एक शेप, और पहले से बच्चों को पता होगा कि हाँ अभी मैथ पढ़ना है, अभी इंग्लिश पढ़ना है, तो एक वातावरण तैयार करता है। पहले से बच्चा का माइंड क्या रहता है, एक्टिव रहता है, सीखने के लिए तत्पर रहता है। 25 पूछा जा रहा है आपसे कि इंस्ट्रक्शनल डिजाइन किसे संबोधित करता है। तो इंस्ट्रक्शनल डिजाइन जो है आपका शैक्षिक लक्ष्य, सामग्री, गतिविधियां और मूल्यांकन का व्यवस्थित संयोजन। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। 26 पूछा जा रहा है कि कौन सी शिक्षण पद्धति बच्चों के सक्रिय निर्माण, कौन सा शिक्षण पद्धति जो है बच्चों के सक्रिय निर्माण यानी कि कंस्ट्रक्टिविस्ट पर बल देती है। कौन सा बल देती है आपका? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका कंस्ट्रक्टिविज्म हो जाएगा। बहुत ही आसान सा है। 27 आपसे यहाँ पूछा जा रहा है कि इंक्लूसिव एजुकेशन में शिक्षक का प्राथमिक कार्य क्या है। इंक्लूसिव एजुकेशन यानी सबको मिलाना, उसमें भेदभाव ना करना, चाहे वो किसी भी कास्ट, कैटेगरी या किसी भी चीज से वो बिलोंग करता है। यानी कि विभिन्न क्षमताओं और विविधताओं वाले बच्चों के लिए एक माहौल तैयार करना सीखने और सिखाने का। 28 आपसे पूछा जा रहा है कि डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन का अर्थ क्या है। तो डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन का अर्थ है कि पढ़ाने को छात्र की आवश्यकताओं के अनुसार क्या करना, रूपांतरित करना। कक्षा में मॉडलिंग किसका उदाहरण है? कक्षा में मॉडलिंग जो है आपका शिक्षक के किसी कौशल या व्यवहार को दिखाकर सिखाना को कक्षा में मॉडलिंग के नाम से हम लोग जानते हैं। 30 आपसे क्या पूछा जा रहा है कि मोटिवेशन के किस प्रकार में बाह्य पुरस्कार की अपेक्षा शामिल होती है। तो जब आप क्या करते हैं, बाह्य लिख ही दिया है तो इसका आंसर हो जाएगा बाह्य पर। 30 का भी। इस प्रकार से टोटल 30 क्वेश्चन का आज आपका क्वेश्चन आंसर करवाया है सेशन। तबीयत खराब होने के कारण बहुत ही बढ़िया तो नहीं हो पाया, बट हाँ हम कोशिश किए कि अब से जो है रेगुलर आपको क्लास करवाएंगे जेटेट का। आज से आपका स्टार्ट हो चुका है। तबीयत 3-4 दिन से ही खराब है तो हम वेट कर रहे थे ठीक होने का। और ये सर्दी जुकाम वाला धीरे धीरे ही ठीक होता है, कभी कभी 10 दिन भी टाइम लग जाता है, आपको पता ही होगा। तो इसलिए हम सोचे कि धीरे धीरे जो है क्लास को जो है कंटिन्यू करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। कल के क्लास में हम लोग आई थिंक हिंदी का क्वेश्चन आपको करवा देंगे, हिंदी CTP का या हिंदी ग्रामर का, दोनों में से किसी एक का। चैनल में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। ये PDF हम टेलीग्राम में डाल देंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर joining the session.